हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन व्लॉग। आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये बहुत टाइम से था कि एंटीबायोटिक्स कौन सी बीमारी में क्या देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाइए। मतलब ये अभी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग यूट्यूब पे मुझसे आई थिंक 2 या 3 साल से जुड़े हुए हैं। और वो लोग जब मैं पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाया करता था जनरल इन्फॉर्मेशन के, अब तो एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिलता है सर्जिकल प्रैक्टिस की वजह से, तो उस टाइम में बहुत सी रिक्वेस्ट आती थी। तो मैं सोच रहा हूँ आज बना देता हूँ। आज सैटरडे है और आज सैटरडे को टाइम है नाइट के अंदर, तो मैं बना देता हूँ। तो देखिए, एंटीबायोटिक कौन सी देनी है, क्या देनी है, ये डिपेंड करता है केस के ऊपर, क्या है केस है, राइट। तो आप लोग सब लोग फोकस करते हो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ये है वो है, इसमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए, राइट। तो यार ये रटो मत, ग्राम नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। सबसे पहले ये देखना है कि किस केस के अंदर आप एंटीबायोटिक दे रहे हो। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि जख्म होना या वूंड होना। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर किसी पेशेंट में अगर जख्म है या वूंड है तो उसके अंदर एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट कौन सी होगी। तो ये बेस्ट एंटीबायोटिक ना पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका इसके अंदर होगा कि आप उसका कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लो। और कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाने के बाद में जो उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में बता देते हैं कि बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सी है। अब ये क्या चीज़ है, तो देखो इसमें क्या होता है कि आप पेशेंट के जख्म पे एक कॉटन स्वैब को रगड़ते हो और उसको लेबोरेटरी में भेज देते हो कि इसके अंदर जो कीटाणु है उस कीटाणु को वो कीटाणु कौन सी एंटीबायोटिक को ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, राइट। ये चेक करके हमें बताइए, और वो कौन सा वाला कीटाणु है ये भी बताइए। जैसे स्टेफाइलोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकस है या इकोलाई है, क्लेप्सियला है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इत पर इतना ज़्यादा हेडेक मत पालो। तो कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम लोग कीटाणु को, तो वो कीटाणु कौन सा वाला है और वो कौन सी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, मतलब कि कौन सी एंटीबायोटिक से वो मर जाएगा, वो आप हमें बताइए। तो लैब वाले वो उसको 2 या 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देते हैं और वो बताते हैं। वो कैसे देते हैं, समझिए कि मेरे चेहरे पे यहाँ पे बहुत बड़ा जख्म है, मैंने उससे कॉटन स्वैब को रब करा और उसको कंटेनर में डाल के लैब में दे दिया। बोला इसका कल्चर और सेंसिटिविटी करो। कल्चर मतलब उसको लैब के अंदर वो लोग कल्चर करते हैं, मतलब उसको उगाते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर्स में पैदा करते हैं। मतलब अगर आपने रगड़ के उसको सिर्फ 100 बैक्टीरियाज दिए तो वो उसको कल्चर करके 10,000 बैक्टीरियाज बना लेंगे। अब इन 10,000 बैक्टीरिया को वो अलग अलग छोटी छोटी प्लेट्स होती है, ऐसी प्लेट्स होती है, ऐसी मतलब ऐसी नहीं होती है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि छोटी छोटी प्लेट्स होती है, ऐसे कटोरियाँ। तो उन कटोरियों में ऐसे थोड़े थोड़े बैक्टीरिया डाल देते हैं। किसी कटोरी में किसी कटोरी में लिनेज़ोलिड होता है, किसी कटोरी में सेफिक्जिम होता है, किसी में सेफ्ट्रियाक्सोन होता है, किसी में पेनिसिलिन होता है, किसी कटोरी में सिप्रोफ्लोक्सासिन होता है, किसी में ओफ्लोक्सासिन होता है। मतलब जितने भी एंटीबायोटिक आप लोग यूज़ करते हैं 20-25, वो सारी एंटीबायोटिक अलग अलग कटोरी के अंदर होती है। अब कैसा होगा, सपोज जिस एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट मतलब जिससे कि उसने अपनी लड़ने की पावर डेवलप कर ली है, तो उस कटोरी के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। तो मतलब आप वो एंटीबायोटिक पेशेंट को दो, पेशेंट बैक्टीरिया तो मरेगा नहीं, तो पेशेंट को कुछ फ़ायदा पहुंचेगा नहीं। लेकिन जिस कटोरी के अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करा, मतलब वो उसके लिए सेंसिटिव है। तो रिपोर्ट में लिखा हो जाता है कि हाँ ये बैक्टीरिया सिप्रोफ्लोक्सासिन के लिए सेंसिटिव है, तो आप पेशेंट को सिप्रोफ्लोक्सासिन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये तो होता है वूंड वाले पेशेंट के अंदर एंटीबायोटिक डिसाइड करने का तरीका। बाकी जो सर्जिकल केसेस होते हैं, तो सर्जिकल केसेस भी डिपेंड करते हैं कैसा है। जैसे इन्फेक्टेड केसेस है, इलेक्टिव केसेस है, क्लीन केसेस, जैसे कि लाइपोसक्शन जो मैं बहुत केसेस करता हूँ, तो क्लीन केसेस होता है वो। तो क्लीन केसेस के अंदर तो जनरली ऐसी एंटीबायोटिक दी जाती है जो ऑल्दो एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि पेशेंट नेक्स्ट डे पे घर चला जाता है तो हम लोग सेफ एंटीबायोटिक उसको सिप्रोफ्लोक्सासिन दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं और बोलते हैं 3-4 दिन तक ले लो और देन फिनिश। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमारी सिटी के अंदर तो, या हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर क्या कौन सी एंटीबायोटिक दी जाए, आप ये बताइए, राइट। ऐसा होता है ना, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यार कुछ भी अवेलेबल नहीं, अब जो मिनिमम रिसोर्सेज उसमें आपको काम चलाना है। तो देखो क्या होता है, उसका भी एक फंडा होता है। आप कहीं भी जाइए इंडिया के अंदर, बता नॉर्थ इंडिया के अंदर जो अभी पता पड़ रहा है, और साउथ इंडिया के अंदर भी ऑलमोस्ट सब जगह यही प्रैक्टिस है कि सब लोग हायर एंटीबायोटिक या ऐसी एंटीबायोटिक ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं जो कॉस्टली होती है। जैसे कि लिनेज़ोलिड दे देंगे या फिर सेफिक्जिम दे देंगे, ऐसी एंटीबायोटिक जिसका एक कैप्सूल जो 20-25 रुपये का आएगा, और वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब हो रही है। मतलब मैं बोलूँगा कि अगर एक सिटी के अंदर डेली 10,000 पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उसमें से 9,000 पेशेंट तो यही एंटीबायोटिक ले रहे हैं। लिनेज़ोलिड हो गया, सेफिक्जिम हो गया, या ऐसी कुछ एंटीबायोटिक जो कॉस्टली है वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो क्या होता है, अब आप समझिए वो 9,000 पेशेंट डेली वो सब एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो क्या होगा, जो उस सिटी के बैक्टीरिया है
मतलब ये ऐसा नहीं, ये ऐसा ही होता है, आप समझिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को ऐसे अदरवाइज मत लीजिए कि सिटी के बैक्टीरिया और मेट्रो सिटी के बैक्टीरिया और विलेज के बैक्टीरिया ऐसा बोल रहा है, नहीं। एक मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, एक इकोसिस्टम बता रहा हूँ, तो उस इकोसिस्टम के बैक्टीरिया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कोटा सिटी का, राइट। चलो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहीं का एग्जांपल लेता हूँ। तो कोटा सिटी के अंदर अगर हर डॉक्टर सेफिक्जीम और लिनेजोलिड और कॉस्टली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है, या चलो कॉस्टली वर्ड छोड़ देते हैं, लिनेजोलिड या सेफिक्जीम प्रिस्क्राइब कर रहा है, सब मैक्सिमम पेशेंट को ये एंटीबायोटिक दी जा रही है और पेशेंट को क्या लगता है महंगी एंटीबायोटिक है, असर करेगी, वो भी ले रहे हैं, तो सब पेशेंट वही एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा। अब ऐसी एंटीबायोटिक दो जो कि वो उस एरिया में प्रिस्क्राइब ही नहीं होती है या लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने ना बहुत से इन्फेक्टेड पेशेंट सिंपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि अब कोई प्रिस्क्राइब नहीं करता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इससे ठीक करें। मैंने नॉर्मली पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन का 500 मिलीग्राम का मॉर्निंग इवनिंग का डोज दे दिया और उनका वूंड का अच्छा, उनका इन्फेक्शन भी कंट्रोल हो गया और कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई भी नहीं है। और मुझे ऐसा पर्सनल लगा कि वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन कोई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि कितना 10 रुपये में 20 रुपये में 10 गोली आ जाती है, 5 दिन का कोर्स 20 रुपये में मिल जाता है, तो पेशेंट भी खुश हो जाता है। एक्चुअली पेशेंट डाउट करते हैं इतनी सस्ती गोली काम करेगी क्या, बट अल्टीमेटली वो करती है। फिर जब वो उन लोगों में ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर वो जो भी उनको बोलो वो करते हैं। तो मैं तो काफ़ी टाइम से उनको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे रहा हूँ। मैंने बताया आइडियली तो आपको एंटीबायोटिक कल्चर सेंसिटिविटी के बाद देनी चाहिए, लेकिन आप वो एंटीबायोटिक दीजिए अगर कल्चर सेंसिटिव नहीं कर पा रहे, जो कि उस एरिया के अंदर बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि बैक्टीरिया उसके लिए रेजिस्टेंट ही नहीं होएगा, तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, राइट। अच्छा थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई भी एंटीबायोटिक खुद की मर्जी से मत लेना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लेना, डॉक्टर से एडवाइस के बिना मत लेना। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशेंट को पेशाब में इन्फेक्शन होता है जैसे, तो यूटीआई जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर ना नॉरफ्लॉक्सासिन ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। नॉरफ्लॉक्सासिन मॉर्निंग इवनिंग देना होता है, कम से कम 2 वीकली देना होता है, 2 हफ्ते के लिए। ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होता है ना, उसके अंदर देना होता है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के लेना मत, डिस्क्लेमर नहीं है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है यूटीआई के अंदर 2 वीक के लिए। ऐसे ही जिन पेशेंट में ये जो इन्फेक्शन होता है, एपिडाइमेटिस होता है और काइटिस होता है, इनके अंदर एंटीबायोटिक लंबे टाइम की लेनी होती है। लंबे टाइम मतलब 3 वीक ऐसे ज़्यादा कंटिन्यूस लेनी होती है। इनके अंदर भी जो ये नॉरफ्लॉक्सासिन होता है, ये ओफ्लॉक्सासिन होता है, ये ना ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। लंग इन्फेक्शन के अंदर, चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम वो अच्छा रिस्पॉन्स देती है। डॉक्सीसाइक्लिन भी दे रहे हैं आजकल, 100 मिलीग्राम की टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग दे रहे हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी सॉफ्ट टिश्यू पे अच्छा देती है। ध्यान क्या रखना है, ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये ओफ्लॉक्सासिन करके जो होती है फ्लॉक्सासिन ग्रुप, फ्लूरोक्विनोनॉल्स, ये छोटे बच्चों में नहीं देते हैं 14 साल या उससे कम में, क्योंकि उनके अंदर ये कार्टिलेज डैमेज कर सकती है, इसका साइड इफेक्ट होता है कार्टिलेज डैमेज 14 साल से कम बच्चों में, तो उनके अंदर जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करते। अदरवाइज तो ये आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। जो ये वाले इन्फेक्शन होते हैं ना पेरी एनल एरिया के, एनएस के आसपास में फिस्टुला, पाइल्स, फिशर, वो वाले इन्फेक्शन जो होते हैं ना, उसके अंदर मेट्रोनिडाजोल अच्छा रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया को कवर करती है। तो अगर मुझे कवर करना है सारे बैक्टीरिया को, तो मेट्रोनिडाजोल के साथ में मैं उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन या ये टिनिडाजोल वगैरह, टिनिडाजोल तो वही मेट्रोनिडाजोल का टाइप हो गया, तो जो जिसमें सिप्लॉक्स TZ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल, ऐसे ही मेट्रोनिडाजोल उसका भाई है टिनिडाजोल, एक क्लास ऊपर वाला, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देती है उस केसेस में, राइट। और यही कॉमन इन्फेक्शन होता है जिनमें एंटीबायोटिक देती है। फिर बता रहा हूँ, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी, ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया है। तो ये यार कभी मत पूछो कि डॉक्टर बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, ग्राम पॉजिटिव में कौन सा देंगे, ग्राम नेगेटिव में कौन सा देंगे, इसमें कौन सा देंगे, उसमें कौन सा देंगे, भाई ये तो इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड करना होता है। अच्छा यार देखो, हर एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट आप नहीं पता लगा सकते ना, और अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हो तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश जानते ही होंगे आप लोग पढ़ना, राइट। तो क्या करा करो, आप गूगल करने में कितना टाइम लगता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन गूगल करा, उसके साइड इफेक्ट्स देख लो, कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक वीडियो में हर दवाई के बारे में बताना तो पॉसिबल नहीं है ना, राइट। तो वो देख लो तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग मेट्रोनिडाजोल देते हैं तो पेशेंट को मेटेलिक टेस्ट आता है, नोजिया सा फील होता है, हर पेशेंट को नहीं होता, 10% पेशेंट में ऐसा होता है कि उनको मेटेलिक टेस्ट जैसे कुछ लोहा जैसा मुंह में रखा हुआ है या वॉमिटिंग जैसा फील आता है, ऐसा भी होता है। आपको लगता है अरे ये क्या हो रहा है, ड्रग का साइड इफेक्ट, ड्रग ने रिएक्शन कर दिया कि नहीं, वो ऐसा ही होता है, तो वो होता है। बाकी तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए कि कौन सी एंटीबायोटिक पब्लिक दवा की यूज़ कर रही है, वो एंटीबायोटिक तो कभी यूज़ मत करो,
उस एरिया के अंदर जहाँ पे आप रह रहे हो। सर्जिकल फील्ड के अंदर बताऊँ तो मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत से पेशेंट्स आते हैं, सबकी ड्रेसिंग खुलती है, इसका बैक्टीरिया है वहाँ, उसका बैक्टीरिया वहाँ जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी वो वाली एंटीबायोटिक सेलेक्ट करो जो कि उस एरिया में बिल्कुल यूज ही नहीं होती है, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। और बाकी तो मैं एंटीबायोटिक के बारे में आपको ये बोलूँगा यार, अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो और आप कुछ भी नहीं हो मेडिकल फील्ड से, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई मत लेना, बता रहा हूँ मैं, राइट। और अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हो तो बेसिक एडवाइस ये है कि ये तो बेसिक आइडिया है, फिर भी आप कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको डोज का कन्फ्यूजन है, डोज बताओ सर, तो क्या है गूगल कर लो, गूगल पे डोज देख लो, आजकल सब मिलता है, थोड़ी किताब खोलना पड़ेगा आपको। बच्चों के अंदर डोजेज अलग होती है, तो किसी के साथ प्ले मत करो, राइट। बच्चे के अंदर वेट के अकॉर्डिंग डोज दी जाती है, तो वो देख लो उसके अंदर, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सब समझते हैं ना, बस देख लो, प्रैक्टिस चालू करोगे तो ध्यान रहेगा, हमेशा ध्यान रहेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और यूट्यूब पे मैं ट्राई करूँगा और भी वीडियोस बनाने के लिए, और बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।